गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आप लोगों को फिजिक्स के अंतर्गत पार्श्विक विस्थापन की जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को पूरी मन लगा के देखें ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे आपको उसका सोल्यूशन अगली वीडियो तक मिल जाए। तो क्या होता है पार्श्विक विस्थापन, ध्यान से आप लोग देखें। पार्श्विक विस्थापन विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंतर्गत होता क्या है, पहले इसके डायग्राम को देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं। ये अभिलंब है M और N, M और N, ये आपका अभिलंब है और ये कोई प्रकाश किरण है, तो ये आपका आपतन कोण हो गया। अब जब प्रकाश किरण विदल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो झुक गई, तो ये आपका आपतन कोण हो गया। तो अर्थात AB आपतित प्रकाश किरण है और BC अपवर्तित प्रकाश किरण है। तो यहां से एक हमने अभिलंब और खींच दिया, इसका नाम हमने रख दिया M डैश और N डैश। तो अब ये प्रकाश किरण क्या करेगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसके अंतर्गत AB आपतित प्रकाश किरण, B और C अपवर्तित प्रकाश किरण, C और F आपका निर्गत प्रकाश किरण है। तो I और R, I आपका आपतन कोण है, R आपका अपवर्तन कोण है। अब यहाँ पर हमने इसको I डैश मान लिया और इसको हमने R डैश मान लिया, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण T मोटाई के कांच के गुटके से गुजरती है तो निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के प्रारंभिक दिशा के समांतर होती है। ये आपका आपतित प्रकाश किरण का ये आपतित प्रकाश किरण है और ये इसकी प्रारंभिक दिशा है ये। तो इस तरह ये जो निर्गत प्रकाश किरण है CF आपतित प्रकाश किरण के मूल मार्ग के समांतर होती है। यदि हम यहाँ से इस पर लंब डाल दें और इसकी वैल्यू हम D रख दें तो हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, ये आपका D है। तो हम इसको एक बार ऐसे, ये आपका अभिलंब हो गया है, अब इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। ये आपका पॉइंट हम रखते हैं, इसको हम D मानते हैं, D, ताकि हमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत AB आपतित प्रकाश किरण है, BC अपवर्तित प्रकाश किरण है, CF निर्गत प्रकाश किरण है और ये CD है विस्थापन है, पार्श्विक विस्थापन, और ये आपका MN है। MN मतलब कि अभिलंब हो गया, ये पॉइंट आपका N है, तो इसको भी हटा देते हैं। इस तरह से आप ये मान के चलिए कि ये अभिलंब है, तो AB प्रकाश किरण आपतित है, BC प्रकाश किरण अपवर्तित है, CF प्रकाश किरण निर्गत प्रकाश किरण है और ये जो हमने दिखाया ये अभिलंब है और ये अभिलंब है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या डिफाइन करने वाले हैं इसको आप अच्छे से समझ लें कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। चित्रानुसार जब कोई प्रकाश किरण स्मॉल टी मोटाई के कांच के गुटके से गुजरता है, तो निर्गत प्रकाश किरण CF आपतित प्रकाश किरण AB के
प्रारंभिक दिशा के समांतर होती है, समांतर होती है। अब मूल बिंदु से इसकी दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये जो आपका निर्गत बिंदु है, निर्गत बिंदु से इसकी समांतर दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो खैर इसको छोड़ दीजिए, या अपवर्तन की बात है, लेकिन पार्श्विक विस्थापन के अंतर्गत जब कोई प्रकाश किरण 3 मोटाई के कांच के गुटके से गुजरती है तो निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के प्रारंभिक दिशा के समांतर होती है। ये घटना पार्श्विक विस्थापन की कहलाती है और निर्गत बिंदु से इसकी दूरी को हम समांतर दूरी को, जो समांतर दूरी होती है, समांतित प्रकाश किरण की जो दूरी होती है, इसकी दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। संबंधित सूत्र निम्न प्रकार है। संबंधित सूत्र निम्न प्रकार है। क्या इसका फार्मूला है? इसका फार्मूला है D बराबर T इंटू साइन I माइनस R अपान कॉस R। ये इसका फार्मूला है। D इक्वल स्मॉल टी साइन I माइनस R अपॉन कॉस R इसका फार्मूला है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये प्रकाश किरण आपस में समांतर कैसे है। तो जब किन्हीं दो प्रकाश किरणों के समांतर की बात करनी होती है तो उनके कोणों को आपस में बराबर करना होता है। तो अब इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं। इसकी भी हम चर्चा करते हैं कि कैसे ये समांतर है। तो अब ये प्रकाश किरण कांच से वायु से कांच में आ रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे ANG इक्वल साइन I अपान साइन R, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आपतन कोण ये है और अपवर्तन कोण R है। और अब प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे GNA इक्वल आपतन कोण है साइन I डैश, अपवर्तन कोण है साइन R डैश, इक्वेशन सेकंड। अब प्रकाश के व्युत्क्रम संबंध से हम जानते हैं कि प्रकाश के व्युत्क्रम संबंध से ANG इंटू GNA इक्वल 1, इसकी वैल्यू है साइन I अपॉन साइन R और इसकी वैल्यू है साइन I डैश अपॉन साइन R डैश इक्वल 1। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि R I के बराबर होता है, चूंकि हमें इन दोनों कोणों को बराबर दिखाना है, इसलिए कोण R कोण I डैश के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि I डैश इक्वल R, कोण I डैश इक्वल R, इसलिए क्या हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R, I डैश के पर हमने R लिख दिया है और साइन R डैश इक्वल 1। तो ये इससे कैंसिल हो गया है। जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, क्या है साइन I अपॉन साइन R इक्वल 1। अब आगे इसको देख लीजिए, आगे क्या है, आगे हो जाएगा साइन I इक्वल साइन R डैश, तो I इक्वल हो गया R डैश। तो हम ये कहेंगे निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर है। तो इस प्रकार निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के प्रारंभिक दिशा के समांतर है और निर्गत बिंदु से इस समांतर रेखा की दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः CF समांतर है DE के, यहाँ पर हम DE इसको लिख देते हैं, अतः CF समांतर है DE के। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण स्मॉल t मोटाई के कांच के गुटके से होकर गुजरता है तो निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के प्रारंभिक बिंदु की दिशा के समांतर होता है, प्रारंभिक दिशा के समांतर होता है। और इस अवस्था में निर्गत बिंदु से समांतर प्रकाश किरण की दूरी को हम पार्श्विक
विस्थापन कहते हैं, जिसे हम स्मॉल डी या अन्य अक्षरों एक्स वगैरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फार्मूला डी इक्वल स्मॉल टी साइन आई माइनस आर अपॉन साइन अपॉन कॉस आर के बराबर होता है। अब हम इसके सूत्र का निगमन करेंगे। अब हम इसके सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। इसकी उत्पत्ति भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। आपतन कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये आपस में सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसमें से r अगर कैंसिल हो जाएगा तो इस कोण की वैल्यू बचेगी i माइनस आर, आई माइनस आर। तो इस प्रकार त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब आपका क्या होगा, इस कोण के सामने भुजा लंब सी डी। कर्ण आपका क्या होगा, कर्ण आपकी हो जाएगी बी सी। 90 अंश के सामने भुजा को हम कहेंगे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल, थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई माइनस आर। और सी डी आपका क्या है, सी डी आपका डी है और यह आपका बी सी है। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब आप देखेंगे इस ट्रायंगल में बी एन सी में, त्रिभुज बी एन सी में हमको चूंकि कोण बी की चर्चा करनी है, तो इसको हम एन बी सी भी कहेंगे। त्रिभुज एन बी सी में, त्रिभुज एन बी सी में, एन बी सी में कॉस आर, आधार बटे कर्ण, आधार आपको हो गया एन सी, सॉरी आधार हो गया इसका बी सी। ये आपका, ये आधार है और ये आपका कॉस आर बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा बी एन, बी एन अपॉन कर्ण। 90 अंश के सामने भुजा कर्ण हो गई, बी सी इक्वेशन आपको हो गया। अभी यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं, कॉस आर, यहाँ से यहाँ की मोटाई टी है, तो यहाँ पर हम टी अपॉन बी सी लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 में 2 का भाग दे देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर समीकरण 1 भागे समीकरण 2, तो क्या होगा, साइन थीटा यानी साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर इक्वल, क्या निकला था उसमें, लंब बटे कर्ण के अकॉर्डिंग डी अपॉन बी सी। इसमें क्या है, टी अपॉन बी सी, ये और ये कैंसिल हो गया। तो साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर इक्वल डी अपॉन टी। तो ये क्या हो जाएगा, टी इधर आ जाएगा तो डी इक्वल हो जाएगा टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। इस प्रकार आपका फार्मूला भी ड्राइव होता है। और अब हम चर्चा करते हैं इसके अधिकतम पार्श्विक विस्थापन के लिए क्या क्या बातें महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अधिकतम पार्श्विक विस्थापन के लिए, अधिकतम पार्श्विक विस्थापन के लिए अधिकतम पार्श्विक विस्थापन के लिए डी इक्वल टी और साइन आई माइनस का आर अपॉन कॉस आर। तो डी इक्वल टी साइन आई इंटू कॉस आर माइनस का कॉस आर इंटू साइन आई अपॉन कॉस आर। डी इक्वल टी, अगर इसका डिवीजन होगा तो कैंसिल हो जाएगा, साइन आई बचा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी थोड़ी सी फॉल्ट हो गई है, कॉस आई इंटू साइन आर। तो अब इसका अगर डिवीजन होगा तो कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप एक बात को समझ लीजिए कि n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो साइन आर की जगह पर क्या होगा, साइन आर इक्वल हो जाएगा साइन आई अपॉन एन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d इक्वल टी
साइन आई माइनस का कॉस आई इंटू साइन आई अपॉन एन, पूरे का अपॉन कॉस आर को हमने लिख दिया अंडर रूट कॉस स्क्वायर आर, क्योंकि यदि वर्ग के रूप में रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो बाहर हो जाती है, लाइक ए अंडर रूट ए स्क्वायर इक्वल ए। अब d इक्वल यहाँ से हम t इंटू साइन आई कॉमन ले लिए तो 1 माइनस का कास आई अपॉन एन अपॉन इसके यहाँ पर हमने लिख दिया कास स्क्वायर आर। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसलिए इसकी भी चर्चा करते हैं। तो d इक्वल टी इंटू साइन आई 1 माइनस का कास आई अपॉन एन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर आर। और फिर से वही बात कि आर की जगह पर हम साइन आई अपॉन एन लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम इसको, d इक्वल टी इंटू साइन आई और 1 माइनस का कास आई अपॉन एन और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का साइन आई अपॉन एन का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। d इक्वल टी साइन आई 1 माइनस का कास आई अपॉन एन अंडर रूट के अंदर, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने डाट लिख दिया एन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर आई और एन का वर्गमूल निकल जाएगा स्मॉल एन, ये रूट के बाहर, और ये एन से एन कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा, टी डी इक्वल टी साइन आई 1 माइनस का कास आई अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर आई। तो अब ये जो आपका फार्मूला निकला है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि अधिकतम विस्थापन तब होगा जब t यानी कांच के गुटके की मोटाई, आपतन कोण I और अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तब विस्थापन भी सर्वाधिक होगा। यहाँ पर देख सकते हैं उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट है कि पार्श्विक विस्थापन d का मान t और आपतन कोण पर निर्भर करेगा। तो निर्भर करता है या निर्भर करेगा, इसकी भी हम चर्चा करते हैं। पहले हम इस यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि आपतित प्रकाश किरण लंबवत गुजरेगी तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, आई का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जब आई इक्वल 0 तो साइन आई इक्वल साइन 0 इक्वल 1 सॉरी 0। इसलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए d इक्वल टी साइन आई 1 माइनस का कास आई अपॉन अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, तथा कॉस 0 अंश इक्वल 1 कॉस आई अपॉन एन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर आई। अब में हम मान रखते हैं जब आई बराबर 0 होगा तो साइन आई बराबर 0 होगा और कॉस 0 बराबर यानी कॉस आई बराबर आपका कॉस आई बराबर हो जाएगा 0 का मान 1 होता है। तो d इक्वल टी इंटू 0, अब पूरे का गुणा 0 हो जाएगा तो d इक्वल 0, अर्थात जो पार्श्विक विस्थापन होगा बिल्कुल पार्श्विक विस्थापन नहीं होगा, वो सीधे निकल जाएगी। अब इसी के बाद यदि यहीं पर लिखते हैं यदि t बराबर i बराबर 90 अंश तो साइन आई बराबर 1, क्योंकि साइन यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 इक्वल 1 तथा काश 90 इक्वल 0, क्योंकि काश 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे d बराबर टी साइन आई 1 माइनस का काश आई अपॉन
अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर आई। तो डी इक्वल टी इंटू 1 और 1 माइनस का 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो डी इक्वल हो जाएगा टी, अर्थात अधिकतम विस्थापन लंबवत पर हो जाएगा, यानी डी टी के बराबर होगा, विस्थापन आपका टी के बराबर होगा, यानी जितने कांच के गुटके की मोटाई होगी। तो इसी अवस्था में आप इस बात को भी समझ लीजिए कि ताकि पूरा डाउट ही खत्म हो जाए। अब डाउट क्या है उसको आप देख लीजिए। यदि आपतन कोण बहुत कम हो, यदि आपतन कोण बहुत छोटा हो तो आई माइनस, तो आर भी छोटा होगा और आई माइनस आर भी छोटा होगा, इसलिए साइन आई माइनस आर इक्वल आई माइनस आर और कॉस आर इक्वल 1। अब पूछोगे कि कॉस आर इक्वल 1 क्यों हो गया। सपोज दैट मान लीजिए कि आई की वैल्यू 5 डिग्री है, तो आर आपका 0 हो गया, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1। मिनिमम वैल्यू कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो डी इक्वल टी और साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, डी इक्वल टी आई माइनस आर अपॉन 1। तो डी इक्वल टी 1 माइनस का आर, सॉरी आई माइनस का आर, आई माइनस का आर, इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 4। फिर हम ये भी जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल एन। तो आई अपॉन आर इक्वल एन, तो आर इक्वल हो जाएगा आई अपॉन एन। समीकरण नंबर हो गया 5 का मान 4 में रखने पर। अब हम इसमें रख रहे हैं 4 में मान, तो डी इक्वल क्या होगा टी आई माइनस का आर की वैल्यू हो गई आई अपॉन एन। तो डी इक्वल टी इंटू आई आपका कॉमन हो गया, तो 1 माइनस का 1 अपॉन एन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी इक्वल टी इंटू आई 1 माइनस का 1 अपॉन एन। प्यारे बच्चों 1 एक कांस्टेंट नंबर है, अचर राशि है, 1/n अपवर्तनांक है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर है। यदि इसको रिमूव कर दिया जाए तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल लग जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्श्विक विस्थापन d कांच की मोटाई और आपतन कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद बच्चों। आपको मैं अगली वीडियो में इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन गोलीय तलों पर पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत लेंसों की जानकारी दूंगा कि लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद बच्चों। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मन लगा के पढ़ाई करें। धन्यवाद।